अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टे की आवाम से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से इलेक्शन जिताने की अपील की। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन, मौजूदा अराकीन बल्दिया, साबिक़ा अराकीन बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि 30 नवंबर के दिन असेंबली इंतखाबात की रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दोबारा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा से अपना उम्मीदवार बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आपने अल्लाह के फज़्ल व करम से 1999 के असेंबली इलेक्शन से उनको आपने हर इलेक्शन में कामयाब और कामरान किया और उन्होंने हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा की आवाम के लिए बहुत मेहनतें की, जुस्तजू की, बहुत सी कुर्बानियां उनको देना पड़ा, बल्कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम और गरीब आवाम की तरक्की के लिए अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, मगर इसके बावजूद भी अकबरुद्दीन अवैसी हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे की आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और यही मोहब्बत का नतीजा है कि आप देखते हैं कि हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा में अकबरुद्दीन अवैसी ने यहाँ पर तालीमी इदारों का स्कूल जो कायम किए हैं उसमें हज़ारों गरीब ख़ानदान के तलबा और तालिबात फ्री में तालीम हासिल करते हैं। वहीं पर हुकूमत की कोई भी स्कीम हो जिसका फायदा हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे की आवाम को बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मिल सकता है, उसके लिए भी अकबरुद्दीन अवैसी और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान असेंबली हल्के चंद्रायन गुट्टा के जुस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ हुकूमत की स्कीमों का इतलाक़ हो या उसकी अमलावरी हो या उसका फ़ायदा चंद्रायन गुट्टे की आवाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिशें करते हैं। और फिर यही आपके रुकन असेंबली जो ऐवान असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्ना भी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चंद्रायन गुट्टा की आवाम की तरफ से तेलंगाना के गरीब और मजलूम आवाम की तरफ से, चाहे वो दलित हो, ओबीसी समाज का हो, हमारे हिंदू भाई या बहन हो या मुस्लिम अक़लियत हो, अकबरुद्दीन अवैसी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना की असेंबली हो या उस वक्त की आंध्रा की असेंबली हो, चीफ मिनिस्टर क्या चंद्रबाबू नायडू था होगा या फिर राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे या किरण कुमार रेड्डी हो या रोशैया हो या फिर आप के चंद्रशेखर राव हो, अकबरुद्दीन अवैसी ने हिकमत के नाम पर ऐवान असेंबली में बुज़दिली के मज़ाहरे नहीं किए। जहां पर हमने राजशेखर रेड्डी के ज़माने में इनफरादी तौर पर राजशेखर रेड्डी की शख्सियत से मुतासिर होकर उनका साथ किया, मगर जब राजशेखर रेड्डी की हुकूमत गलती करती थी तो अकबरुद्दीन अवैसी
बेबाकी के साथ राजशेखर रेड्डी की हुकूमत के गलत फैसलों को ऐवान असम्बली में उठाते थे, और यही हक़-खोई और बेबाकी की वजह से उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने एक साजिश के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डाला। उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने अकबरुद्दीन ओवैसी को आदिलाबाद की जेल में 40 दिन रखकर और ऐसे माहौल में अकबरुद्दीन ओवैसी को रखा, जब उन पर जानलेवा हमला हुआ तो आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने सेहत के लिए जो तकालीफ उनको आज भी सामना करना पड़ता, उसके लिए फौरन तिबी इमदाद की जरूरत पड़ती है, मगर जेल में अकबरुद्दीन ओवैसी को उससे महरूम रख दिया गया। मगर जब जेल से निकले तो कांग्रेस समझ रही थी कि हमने अकबरुद्दीन ओवैसी को एक सबक सिखाया, मगर कांग्रेस ये भूल चुकी थी कि जिस शख्स की तरबियत सालारे मिल्लत अलैहि रहमान ने की, जिस घर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सियासत को समझा और सीखा, उनको यह समझाया गया कि हमारे बुजुर्गों ने मजलिस के लिए 1957 में 11 महीने की जेल की सोबतों को अब्दुल वाहिद ओवैसी ने बर्दाश्त किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया ने देख लिया कि एक कमजोर और जख्मों से चूर जब अकबरुद्दीन ओवैसी जेल से निकला और ऐवान असम्बली में गया तो किरण कुमार रेड्डी हैरत में रह गया, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि क्या वे वही शख्स है जिसको मैंने जेल में डाला था। कांग्रेस के लोग हैरान थे, अपनी जबान कतर रहे थे कि ये तो और बेबाकी और बेखौफ होकर सच्चाई को बयान कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐसे बेबाक एमएलएज और कायदीन से नवाजा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले से ज्यादा तादाद में, बल्कि तारीखी अक्सरियत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को चंद्रायन भुट्टे के कामयाब और कामरान करें। लोग आएंगे और चले जाएंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर जो काम अब तक अकबरुद्दीन ओवैसी बहैसियत रुकन असम्बली चंद्रायन भुट्टे के किया, इसका रिकॉर्ड कोई नहीं पेश कर सकता। 19 साल भी कोई चंद्रायन भुट्टे के एमएलए थे, मगर उनको ये तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ की आवाम के लिए तालीम के मैदान में हो या ऐवान असम्बली हो या हर मैदान में कोई इस तरह का काम जो मजलिस के एमएलए ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी से बेबाकी से मुकाबला करना, बीजेपी के नापाक अज़ाइम को अवाम के दरमियान में अपने तकारीर के जरिए बयान करना और फिर अपनी तकारीर के जरिए लोगों के दिलों से खौफ को हटाना, मायूसी छाती है तो वहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी तकारीर के जरिए लोगों में एक उम्मीद को पैदा करता है कि हालात से मुकाबला हमको करना है। और यही वजह है कि ये जो फासिस्ट ताकतें हैं, फिरका परस्त ताकतें हैं, जो ये कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का एक निखाब पहनकर पिछले 65 साल से अक़लियतों को और कमजोरों को धोखा देती है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाती है। मगर जब हम उनसे कहते हैं कि आओ चंद्रायन गुट्टा में आकर अकबरुद्दीन ओवैसी के काम को देखो और फिर सवालात करो और अपने आप से पूछो कि क्या तुम जो इल्जाम लगा रहे हो वो महज हसद की बुनियाद पर नहीं है तो क्या है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि 30 नवंबर के दिन जहां जहां मजलिस के उम्मीदवार हैं, आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करें। एक झूठा इल्जाम जो कांग्रेस और बीजेपी मजलिस के नुमाइंदे पर लगाती कि अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों का काम करते हैं और दीगर मज़ाहिब या दीगर हमारे अपनाए वतन का काम नहीं करते। अल्लाह अगर उनको
दिमाग दिया होता तो वो आकर चंद्रायन गुट्टा में देखते कि अगर अकबरुद्दीन अवैसी किसी दलित के महल्ले में जाती हैं, हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में जाते हैं, तो उनका इस तरह से इस्तकबाल किया जाता है कि शायद ही किसी कांग्रेस और बीजेपी के कायद का किया गया जाता होगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। मजलिस पर हमले क्यों किए जाती है, मजलिस पर इल्जामात क्यों लगाए जाती हैं? इसलिए लगाए जाती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमने भारत के कोने कोने में अक़लियतों को लाचार कर दिया, अक़लियतों को सियासी तौर पर यतीम बना दिया, अक़लियतों के दिलों से जुस्तजू और लड़ने के जज्बे को कम कर दिया, अक़लियतों को हमने हथकड़ियों में गोलियां मार कर उनको खत्म कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। तो कभी कांग्रेस ने उनकी सियासी आवाज को खत्म करके रख दिया, तो आज इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करते कि मजलिस की ताकत बढ़े। और इसीलिए जो कोई भी दिल्ली से आता है, जो कोई भी तेलंगाना से निकलकर ये समझता है कि अब तेलंगाना का मैं बड़ा चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो ये समझता है कि मजलिस को गाली देने से मेरे नंबर में इजाफा होगा। बहुत से आए चले गए, ये भी आएंगे और चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम के जरिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में इन तमाम ताकतवर बातिल ताकतों के आगे भी अल्लाह मजलिस को कामयाब करेगा। अल्लाह बातिल को शिकस्त देता आया और देता रहेगा, और अल्लाह हक को कामयाब करेगा। आज आप देखते हैं कि वजीर आजम मोदी आते हैं तो मजलिस पर को तनकीद का निशाना बनाते हैं। कांग्रेस का और राहुल आता है तो अजीब गुफ्तगू करता है, मगर मजलिस को निशाना बनाया जाता है। कभी ये कहते हैं कि हम इनसे मिले हुए हैं, कभी वो कहते हैं कि हम उनसे मिले हुए हैं। और मेरा हाल तो ऐसा हो गया कि सब लोग मेरे को खरीद के बैठे हैं, मुझे ही नहीं मालूम कि मैं किसके आगे बिक चुका हूं। हर आदमी बोलता है कि ये मिले हुए हैं, उन्हों कहते उन्हों मिले हुए, इन्हों कहते इन्हों मैं इनसे मिला हुआ हूं। अरे प्यारे, मैं क्या सबका दूल्हा भाई हूं? क्या मैं सबका भाईजान हूं? कि हर कोई बोलता कि नहीं। मेरे अजीज दो, अब तो बीजेपी के लिए कार्टून बनाया। मुझे किसी अखबार के सहाफी ने कहा कि मेरी फोटो डाल दिए, मुझे खाजी बना दिए। मुझे खाजी बनाकर ये बताया जा रहा है कि मैं कांग्रेस और टीआरएस की शादी कर रहा हूं। अरे एक में परेशान हूं बाबा, मैं कहां खाजी बन सकता हूं? मगर फोटो मेरी डाले तो मालूम हुआ मोदी की फोटो अब काम नहीं कर रही तेलंगाना में बीजेपी के लिए। तो मालूम हुआ कि असदुद्दीन की फोटो लगाए तो भी इनको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। लगाओ प्यारे, जब मेरी फोटो तुम्हारे मोदी की फोटो काम में नहीं आ रही, मेरी फोटो तुम लगाने पर मजबूर हो गए, तो मालूम हुआ कि हम भी तुम्हारे दूल्हे भाई हैं। यानी कि आप बताइए कोई तरीका है इस उम्र में कार्ड के ऊपर मेरी फोटो डालना? अरे जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके घर में कोई नहीं है, बीजेपी वालों उनका कुछ करो तुम। जिनके पास कोई भी नहीं है, आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जिनके पास नहीं है उनको करो कुछ तुम। नहीं, मेरी फोटो लगा के वो असदुद्दीन अवैसी खाजी है। बाबू, अगर हम खाजी बन जाएंगे ना, बहुत सख्त फैसले करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे खाजी बना रहे हो तो मैं बोलूंगा उतनी दूर क्यों है, उनको घर में लेके आओ। अगर मेरे को खाजी बनाएंगे तुम, तो मैं उनको कहूंगा इन्हें 50 साल का हो गया, कुछ तो करो इसको।
तो देखो मुंह को मत लगो हमारे, तुम हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी का, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ अक़लियतों के बारे में कुछ ऐलान किया। अरे कांग्रेस पार्टी के लोगों, क्या तुम भारत के आईन को नहीं पढ़ते? भारत के आईन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में लिखा गया है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी मजहबी अक़लियत और जो लिंग्विस्टिक यानी जो जबानी एतबार से, माने अगर यहां पर हैदराबाद तेलंगाना में अगर कोई तमिलियन है तो वो लैंग्वेज के एतबार से अक़लियत होता है। बैकवर्ड क्लास अलग है, माइनॉरिटीज अलग है, अक़लियतें अलग है, बैकवर्ड क्लास अलग है, अहमक है। आर्टिकल 30 का जो भारत के आईन में फंडामेंटल राइट है उससे आप महरूम कर रहे हैं और ऐलान कर दे रहे आप। इतनी बेसिक चीज आपको नहीं मालूम और बड़े बड़े बैठ के ऐलान कर रहे हैं। अरे भाई ओबीसी अलग है, माइनॉरिटीज अलग है, आप लाकर उसको मिला दिए। अरे ये कैसे थम्सअप है ये लोग, माने आखिरी दर्जे के थम्सअप है ये लोग। इनको ये तक नहीं मालूम कि क्या माइनॉरिटीज है, क्या ओबीसी है, मगर लिख दिए। मगर लिखने से मालूम हुआ कि वो आर्टिकल 30 की मुखालिफत करने वाले हैं, वो फंडामेंटल राइट के मुखालिफत करने वाले हैं। और जो लोग तेलंगाना में आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी अक़लियती तालीम इदारे कायम किए गए, मैं उनसे कह रहा हूं कि अरे बिठाकर बड़ी बड़ी बिरयानी खिलाने से पहले देखो कांग्रेस तुम्हारी बर्बादी का सामान तैयार कर रही है। तुम अपने घर में बुलाकर बिरयानी खिला रहे हो, मगर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन कांग्रेस खींचना चाह रही है। अरे तुम कमजोर हो, झुक जाओगे, मगर हम आईन को पढ़ते हैं, पीते हैं आईन को, हम जानते हैं कि माइनॉरिटीज अलग हैं, इनको प्रोटेक्शन आर्टिकल 30 के तहत दिया गया। एक साजिश के तौर पर कांग्रेस ये काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की आवाम, तेलंगाना की अक़लियत और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत तुम्हारी साजिश का शिकार नहीं होगी। तुम्हारे दिल में जो बुग़्ज़ था वो तुम्हारे ऐलान से सामने आ चुका है। और मजलिस पर तनकीद करने वाले ये नहीं बताएंगे आपको कि अकबरुद्दीन अवैसी के ज़ेर क़यादत अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर से आज से मेरे ख्याल से 7 या 8 साल पहले मुलाकात हुई थी और मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 201 रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं मुस्लिम अक़लियतों के लिए, बच्चियों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल, लड़कों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल। उसमें आज 1,30,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। 12वीं जमात तक जूनियर कॉलेज भी बन गया। 80,000 के करीब बच्चे और बच्चियां पढ़ के निकल गए और सारी दुनिया का हर माहिर ये कहता है कि मुस्लिम अक़लियत अगर कमजोर है, पीछे है, तो तालीम की वजह से। एक आपके रुकने असम्बली ने तालीम का एक जाल यहां पर फैला दिया और हुकूमत से नुमाइंदगी करके तेलंगाना की आवाम के लिए आज 201 रेजिडेंशियल स्कूल में 1,30,000 गरीब खानदानों के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। यही चंद्रायन गुट्टे के टिमरिस के स्कूल में वहां के 3 लड़के एमबीबीएस का नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किए और क्वालिफाई करने के बाद मुझसे राब्ता किए। मैंने दारुस्सलाम उनको बुलाकर उन तीनों बच्चों को, जिसमें हमारे गरीब परी हिंदू भाई का बेटा भी है, उन तीनों को हमने बुलाकर, जिनको गवर्नमेंट शायद महबूबाबाद मेडिकल कॉलेज होगा एडमिशन मिला था, उन्होंने हमसे कहा एक तो ऑटो ड्राइवर का बेटा है, एक ठेला बंडी पर ये भजिए तलने वालों का बेटा है। उन तीनों को हमने बुलाकर कहा कि बेटा 5 साल तुम्हारे तालीम के अखराजात
मजलिस उठाएगी और उन तीनों को हमने 1 लाख रुपए का चेक दिया, ट्रस्ट से दिया। मेरे तुम भी पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, तीखा नहीं मारना खाली। उनको हमने दिया। अब आप बताइए, मुखालिफीन मजलिस के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ गाली दो, गाली दो, गाली दो, झूठ बोलो, करते कराते कुछ भी नहीं, मगर सिर्फ गाली देना। और देखो खाली तकरीर करते। अरे बाबू, तकरीर करना भी बच्चों का खेल नहीं है। एक तकरीर आवाम में होती है, एक तकरीर इलेक्शन में की जाती है, एक तकरीर असेंबली में होती है, एक तकरीर पार्लियामेंट में होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का नुमाइंदा चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली के इंतखाबी जलसे हो, या जलसे रहमतुल आलमीन हो, या जलसे हालात हासरा हो, मजलिस का मुकर्रिर अपने मुनफरिद तरीके से अपनी बात को रखता है। और जितने मुखालिफीन मजलिस है, इनमें एक ही काबिलियत है, झूठ बोलो और गाली दो, झूठ बोलो और गाली दो। इनका काम सिर्फ यही है। और ऐसे ऐसे 30 मार खां है कि फेसबुक पे लाइव आके शुरू हो जाते। तो उनका जवाब भी दे रहे। आज कोई साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, खामखा मिला है मेरे को उससे, मेरे को नहीं मालूम, मैं देखते कि शाख मारा, हाथ में ओ तुम है। बेचारे खामोश थे आज। मैं बोला ओहो। खैर बहरहाल वो अलग तरीका है, मगर मैं तो ये समझता हूं कि कानून के दायरे में रहकर मुखालिफिन के कपड़े उतारना, इनको एक्सपोज करना, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ये काम करती आई है। बहरहाल मुझे मलकपेट में भी अहमद बलाला साहब की इंतखाबी मुहिम में वहां पर जाकर तकरीर करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हरगिज ये मत समझिए अरे इलेक्शन आसान है। मेरे भाई, आपको निकलकर वोट डालना पड़ेगा, आपको अपनी जमात को भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। बल्कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम को, तेलंगाना के पूरी आवाम को एक तारीख बनाकर यहां के नतीजा को पेश करिए कि सबसे भारी अक्सरियत से तेलंगाना की 119 असेंबली सीट पर अगर कोई कामयाब होगा तो उसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 30 तारीख के दिन जरा सुबह जल्दी उठिए। इंतजार मत करिए कि नाश्ता करके जाऊंगा, जोहर पढ़ के जाऊंगा, दोपहर का खाना पढ़ के जाऊंगा, असर पढ़ के जाऊंगा। मेरे भाई, सुबह में उठो, अपने अफराद खानदान को साथ में लो और नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।